हेलो। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरल आवर्त गति या दोलन। दोनों चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, दोलन भी पढ़ेंगे और सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ एक टर्म आया है गति, यानी कि मोशन है। यहाँ भी लिखा हुआ है मोशन। तो मैं समझता हूँ कि आपने इससे पहले गति चैप्टर पढ़ लिया होगा और गति मुख्यतः दो प्रकार की पढ़ी होगी आपने। एक को कहते हैं हम लोग स्थानांतरी गति और दूसरे को कहते हैं घूर्णन गति। स्थानांतरी गति में ही आपने पढ़ा था सरल रेखा में गति, उसी के अंतर्गत पढ़ा था आपने द्विविमीय गति में वृत्तीय गति, उसी में आपने पढ़ा था प्रक्षेप गति। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। तो गति का एक टॉपिक था स्थानांतरी गति जिसमें आपने पढ़ा। एक और चीज थी घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, जिसमें कण या पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक ऐसे ही गति का एक और प्रकार है, एक नया प्रकार है जिसे हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। अभी तक जो आपने गतियां पढ़ी उसमें कुछ गतियों को आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कोई पेंडुलम है, कोई लोलक है, सरल लोलक है, वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है। कोई छड़ है या कुछ ऐसी चीज है जो कंपन कर रही है, जैसे वायलिन का तार, गिटार का तार है, वो कंपन कर रहा है। वो कंपन भी तो एक गति है। उस गति को किस में रखेंगे आप? स्थानांतरी गति में नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। घूर्णन कर रहा है वो, किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, नहीं। तो कुछ ऐसी गतियां हैं जो इन दो गतियों में जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें शामिल नहीं कर सकते। तो हम एक नई गति पढ़ते हैं यहां से, जिसको हम आवर्ती गति या दोलनी गति कहते हैं। आइए समझते हैं आवर्ती गति किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी यहाँ वो होगी आवर्ती गति। आवर्ती गति, इसको हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं या ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, सिर्फ हार्मोनिक मोशन। बहुत सरल परिभाषा इसकी है कि जब कोई पिंड या कण किसी निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, रिपीट करे। जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार रिपीट करे, उसी पथ पर बार बार चले एक निश्चित समयांतराल में, तब पिंड की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर लगाती है और एक निश्चित समयांतराल चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, या 364 सही 1/4 जो भी आप जानते हो, उतना दिन लेती है। तो पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी गति बार बार दोहरा रही है, एक निश्चित समयांतराल में दोहरा रही है, तो इस गति को क्या कहेंगे? हम आवर्ती गति कह देंगे, है कि नहीं? जैसे नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के परितः चक्कर लगा रहा है, एक निश्चित समयांतराल में लगा रहा होगा, उसे क्या कहेंगे? हम आवर्ती गति का। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास हैं, आप जानते हैं, है ना? जैसे पेंडुलम की गति ही ले लीजिए, है ना? जैसे स्प्रिंग से कोई भार लटका दीजिए और इसको खींच के छोड़ दीजिए, वो ऊपर नीचे ऐसे गति करेगा। जैसे पानी में कोई तालाब वगैरह है, वहां पर कोई कार्क, कोई हल्की चीज रख दीजिए और पानी में थोड़ा सा विचलन उत्पन्न हो जाए, विक्षेप उत्पन्न हो जाए, तो क्या होगा? वो कार्क का टुकड़ा या जो हल्की चीज होगी पानी को जो तैर रही पानी के ऊपर, वो भी ऊपर नीचे गति करेगी। तो वो भी कौन सी गति है? आवर्ती गति है। तो आपके आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारी गतियां ऐसी हैं जो समान समयांतराल में अपने पथ पर बार बार रिपीट हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं। ऐसी गतियों को क्या कहते हैं? हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। तो एग्जांपल क्या लेंगे, मतलब इसकी परिभाषा क्या लेंगे? हम कह सकते हैं जब कोई पिंड किसी निश्चित कक्षा में निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, तब इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। और वह निश्चित समयांतराल जो पिंड एक चक्कर पूरा करने में लेता है, उस निश्चित समयांतराल को हम उस आवर्ती गति का आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है? तो यहां से हमने एक चीज समझा, आवर्ती गति। इसी में एक होता है दोलनी गति, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। यह भी एक प्रकार की आवर्ती गति ही होती है, लेकिन आवर्ती गति में एक और स्पेसिफिक प्रकार इसका निकल के आता है। जैसे यदि
कोई पिंड इस प्रकार की आवर्ती गति कर रहा हो कि वह मात्र एक बिंदु के इधर उधर गति करे, ऐसे हम यह मान लें कि वह पिंड जो आवर्ती गति कर रहा है, जो अपनी गति को बार बार एक पथ पर दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, यदि वह पिंड मात्र एक बिंदु के दोनों ओर गति करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं हम लोग? दोलनी गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम का ले लीजिए, घड़ी का पेंडुलम ले लीजिए, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसका पेंडुलम देखेंगे तो ऐसे ऐसे लगातार गति करता है ना, तो एक निश्चित बिंदु बीच वाला ये इसको मान लीजिए, इसके इधर 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 ये गति कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? दोलनी गति कहते हैं, गति कहेंगे, दोलन कहेंगे इसको हम, है ना। सरल लोलक ले लीजिए आप वायलिन का तार ले लीजिए, आप वायलिन देखा होगा जो बजाते हैं उसका तार, या गिटार का तार देखिए, उसको हम ऐसे हरदास छेड़ते हैं तो कंपन करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, दोलन करता है एक्चुअली वो एक माध्य स्थिति के। अभी हमने कुछ नहीं किया तो माध्य स्थिति में है, जैसे हमने थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया तो ऐसे ऐसे कंपन करेगा, उसको भी क्या कहेंगे हम? उसको भी हम कहेंगे दोलनी गति। तो यानी कि जब कोई पिंड या कण एक माध्य अवस्था के एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर अपनी गति को बार बार दोहराता है, तब ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। वास्तव में दोलनी गति आवर्ती गति का एक रूप है। सभी दोलनी गति, जितनी दोलनी गति होती है उन सबको कहेंगे वो आवर्ती गति भी होती है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि दो प्रकार की गतियां देखा हमने आवर्ती गति में, एक आवर्ती गति, एक दोलनी गति। दोलनी गति जो होता है वो आवर्ती गति का एक स्पेसिफिक रूप है। सभी आवर्ती गतियां दोलनी गति नहीं होती, क्योंकि सभी आवर्ती गतियों में पिंड जो है एक कण के दोनों ओर गति नहीं करता, वो कण के अतिरिक्त भी गति करता है। अपनी गति को कैसे भी रिपीट करना है, उसको किसी भी पथ पर रिपीट करना है। मान लीजिए कोई पिंड इस प्रकार से ऐसे गति अपनी रिपीट कर रहा है, तो यह गति एक निश्चित पिंड के एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर नहीं हो रही है, वो अपनी ये उसका पथ है और इसी पथ पर लगातार अपनी गति को रिपीट कर रहा है। एक बार हुआ 1 घंटे में, दूसरी बार फिर हुआ 2 घंटा लग गया, फिर तीसरी बार हुआ 3 घंटे में हो गया, चौथी बार 4 घंटे में हो गया। अपनी गति को बार बार रिपीट कर रहा है, आवर्ती गति कहा जाएगा। एक निश्चित पथ पर जा रहा है, आवर्ती गति कहा जाएगा। लेकिन चाहे दोलनी गति भी है नहीं, क्योंकि दोलनी गति के लिए आवश्यक शर्त यह है कि पिंड को एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति करना है। एक माध्य स्थिति लेंगे, उस माध्य स्थिति के जब दोनों ओर पिंड गति कर रहा हो, ऐसे 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 टू एंड फ्रो, आगे पीछे, तो उसे कहते हैं दोलनी गति। यह दोलनी गति आवर्ती गति तो है, लेकिन यह आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा, कहा जाता है कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है। वो आप समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो यहां से अब तक हमने 2 चीजें पढ़ी। एक तो जाना आवर्ती गति, जब कोई पिंड किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सूर्य के परितः पृथ्वी की गति, सभी ग्रहों की गति सूर्य के परितः, है ना, और पेंडुलम की गति और तमाम गतियां आपके आसपास, मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसे कहेंगे हम क्या? आवर्ती गति। दूसरा हमने कहा दोलनी गति, आवर्ती गति का एक विशेष रूप ना, जिसमें क्या होता है कि पिंड या कण किसी निश्चित बिंदु के दोनों ओर आगे पीछे निश्चित समयांतराल में अपनी गति को दोहराता है, तब ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्ती दोलनी गति। अच्छा, दोलनी गति में भी एक और स्पेसिफिक पार्ट मिल जाता है। क्या? अगर मान लीजिए ये एक सपोज कीजिए आपका पेंडुलम है, सरल लोलक है, वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है। जो दोलन पिंड गति करता है, यहां शुरू करता है, यहां से यहां तक जाएगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम विस्थापन तक, वापस माध्य स्थिति में आएगा, फिर इस तरफ अधिकतम बिंदु तक जाएगा, वापस यहां तक आएगा। इसे हम एक दोलन कहेंगे। फिर समझिए इसको, इस बात को फिर समझिए आप। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये लोलक आपका है, अभी माध्य स्थिति में है, आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ा, थोड़ा सा इसको यहां से विस्थापित करके छोड़ा, तो आपका लोलक पहले जाएगा मैक्सिमम पॉइंट तक, यहां तक ऐसे उठा, ओके, फिर वापस यहां से यहां तक आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापस यहां आएगा। जब यहां से जाकर के पूरा कंप्लीट करके वापस यहां आएगा तो इसे हम एक दोलन कहते हैं।
और इतने में लगे समय को हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ इसको एक चक्कर कहेंगे, यहां से गए यहां तक, वापस यहां तक, वापस फिर यहां तक आया, इसे कहते हैं एक दोलन। और इसमें लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यहीं से एक चीज और आती है, आयाम। क्या है? आयाम। लोलक का अपनी माध्य के सापेक्ष, या जो भी कण दोलन कर रहा है अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष किसी एक ओर के अधिकतम विस्थापन को, इधर का विस्थापन या इधर का विस्थापन, माप लीजिए आप, जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड। दोलन करने वाली वस्तु का, अब ये परिभाषा हम फिर से आएगी तब फिर इस पर चर्चा करेंगे। यहां थोड़ा सा काम पड़ गया इसका, इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो दोलन करने वाली वस्तु है वह अपनी माध्य स्थिति के किसी एक ओर जितना अधिकतम विस्थापित हो सकती है, जितना अधिकतम विस्थापित होती है, उसे हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम कहते हैं। अब दोलन करने वाली वस्तु का आयाम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यदि स्पेसिफिक केस सुनिए, जब किसी दोलन करने वाली वस्तु का आयाम बहुत कम हो, इतना कम कि आप उसको देख मतलब बहुत ध्यान से देखने पर पता चले कि हाँ ये दोलन कर रहा है। जब दोलन करने वाली वस्तु का आयाम बहुत कम हो और उसका आवर्तकाल भी बहुत कम हो, या आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, बहुत तेजी से दोलन कर रहा है, ऐसे दोलन कर रहा हो, तो इसे हम कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन, वाइब्रेशन। जब कोई वस्तु दोलन कर रही हो लेकिन दोलन का आयाम बहुत कम हो और साथ ही उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा हो या आवर्तकाल बहुत कम हो, दोनों में उल्टा संबंध होता है, अभी हम समझ लेंगे इस बात को। आवृत्ति बहुत ज्यादा हो या आवर्तकाल बहुत कम हो, तब इस प्रकार के दोलन को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास कंपन, कहीं छड़ ऐसे खड़ा है, कहीं ऐसे निकला हुआ छड़ है, उसको ऐसे खींच के छोड़िए तो देखते हैं ऐसे ऐसे कंपन करता है ना, देखा है कभी? जरूर देखा होगा, है ना। और भी हो, जैसे वायलिन का तार मैंने बताया आपको, गिटार का तार ऐसे है, थोड़ा उसको ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़िए तो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, उसी कंपन से आवाज निकलती है जो धुन के रूप में बजती है। और भी बहुत सारे आपके आसपास एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो वहाँ चीजें कंपन कर रही हैं, कोई चीज फड़फड़ा रही है ऐसे ऐसे, आप कहीं कंपन कर रही है ना। आप स्वयं कभी कभी कांपते हैं तो कहते हैं ऐसे ऐसे कंपन हो रहा है, आप कांपने लगते हैं कहते हैं ये कंपन हो रहा है। तो आप यानी क्या हो रहा है? दोलन कर रहे हैं आप, लेकिन दोलन करने के लिए आयाम बहुत कम है और आवृत्ति बहुत ज्यादा है। आप को दिखेगा नहीं, और लेकिन आप जानते रहिएगा दुनिया की सभी वस्तुएं हमेशा हर समय कंपन कर रही होती हैं, बशर्ते कि उनका आयाम इतना कम होता है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। आपका घर, जिस घर में बैठे हैं आप, वो भी कंपन कर रहा होता है, आप भी कंपन कर रहे हैं, हर एक परमाणु कंपन कर रहा है। ये आपके आसपास जो लकड़ी है, जो दीवारें हैं, सब, ये चाक है, चाक के परमाणु भी इसके अंदर कंपन कर रहे हैं, हमको दिखता नहीं। खैर वो अलग विषय है, फिर इस पर कई बात करेंगे। फिलहाल यहां से आप समझ गए होंगे 3 चीजें अब तक हमने पढ़ा। पहला, आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति, जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दोलनी गति या दोलन। तीसरा हमने क्या पढ़ा? दोलन का एक विशेष रूप, कौन सा? कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जिधर ढोलक आप बजाते हैं तो क्या करते हैं आप? ढोलक पर या फिर नगाड़ा पर आप किसी चीज से मारते हैं तो उस पर जो लगा होता है उसका पर्दा बहुत कस के टाइट किया गया होता है, और वो पर्दा जब आप मारते हैं तो कंपन करना शुरू करता है, और उस कंपन की आवाज आपको सुनाई देती है, ढम ढम जो बजता है। जो भी चीजें बजती हैं, जो भी वाद्य यंत्र बजते हैं, उसमें से मैक्सिमम इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि वहां कंपन होने लगता है, वही कंपन की आवाज आपको सुनाई देती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने आते हैं मूल टॉपिक पर। यहां तक समझ में आपको बात आई? कोई दिक्कत? ठीक, कोई डाउट हो तो मैं रिपीट कर सकता हूं। ओके, आइए अब एक टॉपिक पढ़ते हैं। मेन जिस टॉपिक के नाम पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है, नाम है उसका सरल आवर्त गति। आवर्त गति तो हमने पढ़ लिया, दोलन भी हमने पढ़ लिया, तो ये अब ये कहां से आ गया? नया चीज कहां से आ गया? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कहां से आ गया? तो इसको ऐसे समझिए, जो दोलन पढ़ा अभी हमने ना,
दोलन, उस दोलन का ही एक विशेष रूप है। आवर्ती गति का एक विशेष रूप था दोलन, जिसमें कोई कण, आवर्ती गति किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कर दूं मैं, आवर्ती गति किसे कहते हैं, जब कोई कण एक निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं, आवर्ती गति। दोलन क्या होता है, आवर्ती गति का ही एक विशेष रूप, जिसमें कण एक माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। एक माध्य स्थिति होती है, उसके ऊपर नीचे या आगे पीछे, है ना, टू एंड फ्रो अपनी गति को रिपीट करता है निश्चित समयांतराल में, उसे क्या कहते हैं, दोलन, है ना। अब इस दोलन का एक विशेष रूप है हमारा सरल आवर्ती गति। अगर इस दोलनी गति में, इस दोलन वाली गति में एक कंडीशन लगा दें तो बस हमको मिल जाएगा सरल आवर्ती गति। क्या कंडीशन लगाएंगे, यदि दोलन करने वाले कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, यदि दोलन करने वाले कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, समानुपाती हो, तब वह कण सरल आवर्त गति में माना जाता है। लेकिन एक मिनट, आपने तो एक नया शब्द सुन लिया अभी, प्रत्यानयन बल। ये किस चिड़िया का नाम है? प्रत्यानयन बल क्या होता है भाई? आइए पहले प्रत्यानयन बल समझते हैं, फिर वापस सरल आवर्त गति पर आते हैं। तो पहले सरल आवर्त गति से पहले एक चीज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो? प्रत्यानयन बल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। आपने अभी देखा बच्चों कि ये जो पेंडुलम है, अगर इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ें तो वापस इधर आता है, फिर यहां जाता है, फिर वापस यहीं आता है, फिर इधर चला जाता है, फिर वापस यहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब यहां विस्थापित करके छोड़ा हमने तो वापस इधर क्यों आया? जाहिर सी बात है कोई इसको खींच रहा होगा। जो खींच रहा होगा उसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यानयन बल कहेंगे। जब कोई पिंड दोलन करती है तब सदैव उसके माध्य स्थिति की ओर उस पर एक बल कार्य करता है। पिंड दोलन कर रही है, उधर जा रही, इधर आ रही है, लेकिन हर समय पिंड यह चाहता है कि हमेशा अपने साम्य अवस्था जहां थी वहीं रहे। तो पिंड पर हमेशा उसके केंद्र की ओर, उसके साम्य अवस्था की ओर एक बल कार्य करता है, जो पिंड को माध्य स्थिति में साम्यावस्था की स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, लाने का प्रयास करता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। वह बल जो दोलन करने वाली वस्तु को अपनी साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करता है, वह बल जो दोलन करने वाली वस्तु को अपनी साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर? यानी कि एक ऐसा बल इस पर हमेशा लग रहा होगा जो पिंड को अपनी साम्यावस्था की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। वास्तव में यह बल कहीं अलग से नहीं आता, जो इस पर बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पिंड का द्रव्यमान है, इन्हीं सबके गठजोड़ से बनता है प्रत्यानयन बल। हम देखेंगे जब इसका नंबर आएगा। तो फिलहाल सरल आवर्त गति किसे कहते हैं बच्चों? वही दोलन गति जो अभी हमने पढ़ा। यदि उस दोलन की गति में पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल पिंड के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो जाए, माइनस ले लगा रहा हूं क्योंकि हमेशा यह गति के विरुद्ध, हमेशा उसको केंद्र की ओर लाने का प्रयास करता है, बीच में लाने का प्रयास करता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? इसका नाम पड़ गया है नाम नहीं, इसलिए इसको हम निगेटिव ले लेते हैं, है ना। तो क्या कहा मैंने? फिर सुनिए, मैंने कहा कि जब दोलन करने वाली वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल पिंड के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, समानुपाती हो, उस अवस्था में जो दोलनी गति है, जो आवर्त गति है, उसे हम क्या नाम दे देंगे? सरल आवर्त गति कह देंगे। तो सरल आवर्त गति का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा इसका रूल हो गया कि है तो दोलनी गति ही, कौन सी? जिसमें पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Y होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं सरल आवर्त
गति। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फाइनली एक बार फिर से हम सरल आवर्त गति को परिभाषित कर देते हैं। बहुत कठिन, इसको क्लिष्ट बनाने का प्रयास नहीं करना है, साधारण सिंपल रखना है। नाम ही सरल आवर्त गति है, इसको सरल रखना है। दोलनी गति है, दोलनी गति आप समझ गए होंगे। दोलनी गति किसे कहते हैं, है ना? एक माध्य स्थिति है, उसके दोनों ओर गति कर रहा है पिंड, दोलनी गति हो गया। अब उस दोलनी गति में यदि जो कण है उस पर प्रत्यानयन बल हमेशा लगेगा, वह प्रत्यानयन बल यदि विस्थापन के अनुक्रमणपाती हो जाए तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, उसे हम कर देंगे सरल आवर्त गति, है ना? यानी कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। जहां वाई विस्थापन है, माइनस चिन्ह इसलिए लेते हैं क्योंकि बल की दिशा सदैव गति के विपरीत होती है। क्यों गति के विपरीत? क्योंकि वह हमेशा माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब इसके बाद क्या पढ़ना हम लोगों को, जब सभी आवर्ती गतियां दोलनी गति नहीं होती। आप जानते हैं, हमने पढ़ाया इसके पहले आपको, सभी आवर्ती गतियां दोलनी गति नहीं होती और सभी दोलनी गतियां सरल आवर्त गति नहीं होती, है ना? उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये, पहला कंडीशन ये रहा। कुछ और कंडीशंस है। तो क्या क्या शर्तें हैं सरल आवर्त गति के लिए? क्या क्या शर्तें हैं? कोई दोलनी गति सरल आवर्त गति ही होगी, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त ये रही कि पिंड की गति सदैव किसी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? सरल रेखा में। ये माध्य स्थिति है, जो पिंड की गति है उसे हमेशा माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा के, या तो हो सरल रेखा में या सरल रेखा के रूप में दर्शाया जा सके। जब पिंड की गति को, दोलनी गति को किसी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा के रूप में दर्शाया जा सके या सरल रेखा पहले से ही हो, तब ऐसी गति को क्या कहेंगे हम? सरल आवर्त गति। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, जो प्रत्यानयन बल है, लगने वाला प्रत्यानयन बल, वह हमेशा विस्थापन के प्रोपोर्शनल हो, जो हमने परिभाषा में लिखा। तीसरा कंडीशन क्या है? जो प्रत्यानयन बल है वह बल पिंड को सदैव उसकी माध्य स्थिति में, माध्य अवस्था में लाने का प्रयास करे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ये तीन कंडीशन हो गए। ये तीन कंडीशन जो कण फॉलो करता है, जो कण, जिस कण में ये तीनों गुण होते हैं, हम कहेंगे कि वह कण सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सरल आवर्त गति समझ में आ गई होगी। किसे कहते हैं? देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी गतियां हो रही हैं। उन गतियों को जब हम सूक्ष्म स्तर से समझेंगे, बहुत माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि वह किस प्रकार की गति कर रहा है। आप देख रहे हैं, आवर्ती गति में भी कई प्रकार निकल गए। कोई कण अगर निश्चित पथ पर अपनी गति को रिपीट कर रहा है निश्चित समयांतराल में, आवर्ती गति हो गया। अगर वह आवर्ती गति एक माध्य स्थिति के दोनों ओर हो, दोलनी गति हो गया। अगर उस दोलनी गति में का आयाम बहुत कम हो, आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, तो कंपन हो गया। उसी दोलनी गति में अगर कुछ कंडीशन फॉलो कर लिया, उसी दोलनी गति ने अगर कुछ कंडीशन फॉलो कर लिया, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सरल आवर्त गति बन जाएगा। क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि जो कण की गति है एक माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा के रूप में हो, माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा के रूप में हो। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है, बताया क्या होता है, वो विस्थापन के अनुक्रमणपाती हो। तीसरा कंडीशन क्या है? जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वो हमेशा माध्य स्थिति की ओर हो, कण को हमेशा माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करे, है ना? ये तीन कंडीशन जो भी कण फॉलो कर लेगा, हम कह देंगे कि वह कौन सी गति कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन का सूत्र, है ना? कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, मान लीजिए, जो सिंपल, अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो सिंपल पेंडुलम होता है बच्चों, ये वाला, ये सिंपल पेंडुलम, यह एक सरल आवर्त गति का उदाहरण है। और क्या उदाहरण है? अभी हम प्रूव करेंगे इस बात को कि यदि कोई कण
एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। कहां गति कर रहा है? एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है एक समान चाल से, तब इस कण की गति भी एक तरह से हम सरल आवर्त गति के रूप में मान सकते हैं। हालांकि ये सीधे इस कण की बात नहीं करेंगे हम, अभी हम दिखाएंगे आपको कि इसके लंब पाद की गति करेंगे, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर सरल आवर्त गति कर रहा है, लेकिन वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा, जो लंब पाद आएगा, वो आएगा तो इसी कण की गति से। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से, नियत चाल से गति कर रहा हो, एक समान चाल से गति कर रहा हो, तब इसकी गति भी सरल आवर्त गति होती है। कैसे होती है, आइए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, और यहीं से हम विस्थापन का सूत्र भी निकाल लेंगे, है ना। यानी कि किसी वृत्ताकार पथ पर कण की गति, आइए समझते हैं। पहले मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या आप अपने हिसाब से मान लीजिए, स्मॉल ए मान लेते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मानना है तो पहले यहां हटा देते हैं। एक व्यास खींचते हैं, इसका दो व्यास खींचते हैं। इस व्यास का नाम देते हैं ए डैश, इस व्यास का नाम देते हैं बी डैश, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पर एक कण है जो गति कर रहा है, और किसी क्षण यह कण P बिंदु पर है। किस बिंदु पर है? P बिंदु पर। मान लेते हैं इस कण ने यहां माध्य स्थिति A पर है, यहां से अपनी गति को प्रारंभ किया था, और t सेकेंड पश्चात ओमेगा कोणीय वेग से घूमते हुए, एक समान चाल है इसकी, मान लेते हैं कोणीय चाल ओमेगा है, t सेकेंड के पश्चात यहां से गति प्रारंभ कर रहा है, t सेकेंड के पश्चात ओमेगा कोणीय वेग से घूमते हुए P पर पहुंच गया। मान लेते हैं कि इतने समयांतराल में इसका जो कोणीय विस्थापन है वो थीटा है। कितना है? थीटा। आप जानते हैं कोणीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय वेग गुणे समयांतराल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा। ये आप जानते हैं पहले से, आपने इसको घूर्णन गति में पढ़ लिया है पहले से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। यदि इस बिंदु P से व्यास बी डैश पर एक फुट एक लंब खींचा जाए Pn, तब इस लंब का जो लंब पाद होगा इस व्यास पर वो होगा ON। क्या होगा? ON। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। P से हमने इस पर एक खींच दिया लंब, Pn खींच दिया। अब ये जो लंब हमने खींचा है व्यास पर, इसका जो लंब पाद होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसका फुट यहां रहा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? ON आएगा। ये परपेंडिकुलर है यहां से यहां तक, इसका फुट यहां रहा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाद, पाद मतलब पैर होता है, तो लंब पाद यहां पहुंचेगा ON। अब देखिए ON यह लंब पाद हुआ। जब आपका कण P से मान लीजिए यहां पहुंचेगा P डैश पर, तो लंब पाद यहां आ जाएगा, ON डैश आ जाएगा। जब पिंड आपका B पर पहुंच जाए तो लंब पाद आपका OB आ जाएगा। पिंड आपका B से आगे इधर कहीं निकल जाए तो आपका लंब पाद यहां से आ जाएगा ON डैश, N डबल डैश जो मानना हो। फिर आपका कण यहां से यहां पहुंच जाए तो लंब पाद आपका यहां हो जाएगा। फिर आपका कण घूम करके A डैश पर आ जाए तो लंब पाद आपका यहीं खाली 0 आ जाएगा, 0 0 तक। आप देख रहे हैं यहां से खींचेंगे यहीं तक आ जाएगा। फिर आपका कण यहां से घूम कर यहां पहुंच जाए तो लंब पाद आपका यहां पहुंच जाएगा। कण आपका घूमते घूमते यहां पहुंच जाए, लंब पाद आपका यहां पहुंच जाएगा। आप समझते रहिएगा। फिर आपका कण घूमकर यहां पहुंच जाए तो लंब पाद यहां आ गया, ये ऐसे यहां से यहां तक। फिर कण आपका यहां पहुंच जाए तो लंब पाद आपका यहां से यहां तक हो गया। अब आप समझिए कि कण जैसे जैसे वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये ON है, ये देखिए ऊपर जा रहा है। पहले आपका कण ऐसे आगे, कण आगे बढ़ रहा है ऐसे यहां से यहां तक, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां ऐसे ऊपर जाएगा। फिर जब कण ऐसे इस क्वार्टर में आएगा, इस तरफ आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा, तो आपका लंब पाद नीचे आएगा। और जैसे ही आपका कण यहां पहुंचा आपका लंब पाद 0 हो गया। फिर ये कण और नीचे आ रहा है, आपका लंब पाद अब इधर नीचे की ओर आएगा, है ना। फिर नीचे की ओर आएगा। फिर जब ये फोर्थ क्वार्टर में आएगा,
चौथे चतुर्थांश में आएगा तो आपका फिर से ऊपर बढ़ना शुरू करेगा ऐसे, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, कण आपका घूमता जाएगा। ये जो लंब पाद है इस पर, ये एक बार ऊपर जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे। आप देख रहे हैं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जो लंब पाद है, वो इस केंद्र के ऊपर और नीचे ही गति कर रहा है। कण आपका वृत्ताकार पथ पर यहाँ से यहाँ गति कर रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले यहाँ था, कण यहाँ पहुंचा तो ऊपर गया, कण यहाँ पहुंचा और ऊपर गया, यहाँ पहुंचा और ऊपर गया। फिर उसके बाद कण जैसे आगे बढ़ रहा है तो फिर नीचे आना शुरू हुआ। फिर जब कण और नीचे आएगा तो फिर और नीचे आएगा ये। फिर जब कण और आगे बढ़ेगा तो फिर और ऊपर जाएगा। इस प्रकार से ऊपर नीचे गति करेगा। आप देख रहे हैं कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक माध्य स्थिति के एक केंद्र के ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यू ऊपर नीचे गति करेगा। तो इस गति को हम दोलनी गति कहेंगे, और अभी प्रूफ कर देंगे हम कि यह गति आपकी जो होगी, ये कौन सी गति है? सरल आवर्त गति है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये क्या है? सरल आवर्त गति है। कैसे प्रूफ करेंगे? आइए उसको भी प्रूफ कर लेते हैं, तब आगे बढ़े हम। फिलहाल आप कम से कम ये तो समझ गए होंगे कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित साल से गति कर रहा है तो उसकी गति दोलनी गति तो होती है। क्या वह सरल आवर्त गति भी है? क्या वह सरल आवर्त गति भी है? हाँ है। आइए प्रूव कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं वही बात, अभी आपका किसी क्षण एक कण बिंदु P पर है ना। आप जानते हैं कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा होता है तो उस पर सदैव केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है या एक बल कार्य करता है। क्या नाम उस बल का? बोलो, उस बल का क्या नाम है? F बराबर अभिकेंद्र बल नाम है उसका। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता है तब उस पिंड पर, उस कण पर, उसके केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य कर रहा होता है, अंदर की ओर एक बल कार्य कर रहा होता है। उसका नाम होता है अभिकेंद्र बल, और उसको कहते हैं mv² r। r यानी त्रिज्या, यहाँ हमने a माना है तो यहाँ a ही रखिए इसको। क्लियर? अच्छा, या F बराबर m v = क्या होता है? r ओमेगा होता है। क्या? r मतलब a, r त्रिज्या का मतलब a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a। ठीक है? या F = हो जाएगा ma² ओमेगा स्क्वायर अपॉन a, या F = हो जाएगा ma ओमेगा स्क्वायर। इसमें दिक्कत किसी को नहीं, इतना तो आपको समझ रहे होंगे कि वही F और A तो आप जानते थे पहले से ही। जहां A त्रिज्या है, समझिएगा, A त्वरण वाला A नहीं है, यहाँ त्वरण के लिए हम अल्फा का प्रयोग करेंगे। ये A त्रिज्या वाला है, इसका त्रिज्या A है। अच्छा, अब आप देखिए थोड़ा सा, त्रिज्या होती है, त्वरण या बल होता है एक सदिश राशि। इस अगर बल का दिशा इस तरफ अंदर की ओर है तो इसे दो घटकों में तोड़ सकते हैं हम। तोड़ सकते हैं, एक को कहेंगे क्षैतिज घटक और दूसरे को क्या कहेंगे? लंबवत घटक। तो अगर इस तरफ है तो इस तरफ आएगा एक आपका लंबवत घटक, इस तरफ क्षैतिज घटक आएगा, इस तरफ क्या आएगा? आपका लंबवत घटक आएगा। अगर यह कोण हमने माना था, यह कोण अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है एकांतर कोण से यह कोण भी थीटा होगा। तो जो क्षैतिज घटक आएगा वो आएगा आपका F cos थीटा, और जो लंब घटक आएगा जो इस गति की दिशा में आ रहा है, जो कण ऊपर जा रहा है तो उस समय थोड़ा नीचे क्यों? आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से इस बात को। जो लंबवत घटक है ये वाला, ये हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लंब पाद की दिशा में होगा, लंब पाद की गति की दिशा में होगा, और ये कितना आएगा? F sin थीटा। तो हम कह सकते हैं लंब पाद की दिशा में लगने वाला बल, लंब पाद ऊपर जा रहा है अभी, तो बल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। आप जब उल्टा बनाएंगे तो आप देखेंगे उसी दिशा में हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को कि लंब पाद की दिशा ऊपर नीचे है तो नीचे की दिशा में कितना बल लग रहा है? F sin थीटा। यहां लिखेंगे लंब पाद की दिशा में बल, कितना बल लग रहा है? बराबर हो जाएगा आपका F sin थीटा हो जाएगा। और F का मान क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, इधर रखिएगा, आप इसको F मान लीजिए या F' मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए आप। तो F का मान क्या आया यहाँ से? ma ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
एम ए ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा का मान यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं साइन थीटा का मान? साइन थीटा बराबर क्या होता है? होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान ये देखिए, यह कर्ण का मान यहां से यहां तक, ये कर्ण है और ये लंब है, या फिर यहां से कहिएगा ये लंब है। ये ओ माना था, ये एन माना था, और ये जो ओ एन है इसको आप कर्ण का विस्थापन मान सकते हैं, लंब पाद का विस्थापन मान सकते हैं वाई। क्या मान सकते हैं? ये विस्थापन है वाई, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब चूंकि ये देखिए हमारा कर्ण अभी जा रहा था ऊपर, तो विस्थापन ये बल लग रहा है नीचे की ओर, इसलिए यहां हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, माइनस लगा दिया हमने। ए से कट जाएगा, बराबर बचेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आप समझिए, एम ओमेगा स्क्वायर, एम कर्ण का द्रव्यमान, ओमेगा कोणीय वेग, नियत पहले से हमने माना ही है, तो दोनों नियत है, दोनों कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं अगर ये कांस्टेंट है, इसको के मान लीजिए, माइनस के इंटू वाई, एफ प्रोपोर्शनल। अब के चूंकि कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई ना। आप देखिए बल किसके प्रोपोर्शनल आ गया? विस्थापन वाई के, और यही तो कंडीशन है हमारे लिए, सरल आवर्त गति का यही तो कंडीशन है, यही तो शर्त थी कि यदि पिंड पर लगने वाला बल विस्थापन के प्रोपोर्शनल हो जाए। हो गया, हमने प्रूफ किया ना अब के बल लेकर के। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तब उसके लंब, मतलब उस पिंड से व्यास पर डाला गया लंब का पाद, यानी फुटा परपेंडिकुलर, वो एक सरल आवर्त गति करता है। आवर्ती गति कर रहा था, हमने पहले ही देख लिया। सरल आवर्त गति होगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा, इसको हमने अभी देख लिया। तो क्लियर हो गई बात आपको? यहां प्रूफ करने के लिए कभी पूछता नहीं, ये तो हमने ऐसे बता दिया कि आप को कभी डाउट हो कि ये पता नहीं है कि नहीं है, तो आप जानते रहिएगा कि है। ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति है, कंडीशन को फॉलो करता है। इस फिगर को फिर से बनाएंगे हम। तो क्या पढ़ा हमने अभी? हमने पढ़ा कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा हो, तब उस कण का प्रक्षेप, मतलब कि वृत्ताकार पथ के व्यास पर कण का प्रक्षेप्य, ये या कण का लंबपाद हमेशा एक सरल आवर्त गति करता है। अब अगर हमको विस्थापन निकालना है, तो इसी का विस्थापन निकालना हमारा काम बन जाएगा। हमने कहा ये रहा आपका विस्थापन वाई, ये रहा कर्ण ए, ये रहा कोण थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, अभी लिखा हम लोगों ने, लंब बटे कर्ण, लंब का मान वाई। आप समझ रहे हैं ना, ये लंब हमने ले लिया, चाहते तो इसी के बराबर यहाँ खींच देते, फिर ये लंब मान लेते, मान वही आता, या नहीं मानते ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये थीटा मान सकते हैं, एक ही मतलब पड़ रहा है हमारा। तो थीटा मानेंगे, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब बटे कर्ण वाई अपॉन ए, या विस्थापन के लिए आ जाएगा वाई बराबर ए साइन थीटा। यही सरल आवर्त गति में गति कर रहे कण के विस्थापन का सूत्र है, समीकरण है, y बराबर ए साइन थीटा। क्लियर? कहीं से भी आपको मिल जाए, अगर कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, सिर्फ वृत्ताकार पथ वाला नहीं, बल्कि कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका समीकरण यही होगा, y बराबर ए साइन थीटा। छोटा सा चेंज और है, उसको देख लेते हैं। क्या चेंज है? मान लीजिए आपका कण शुरू में यहां था, ये P है पॉइंट, ये P0 है, और यहां से गति करना प्रारंभ कर रहा है अपना आपका पिंड, मतलब फाई कोण पहले चल चुका था। फाई कोण चलने के बाद फिर ये अगर ये कोण को थीटा मानिए, है ना, जब शुरू किया उसने तो माध्य से पहले से ही फाई कोण चला हुआ था, और दिए गए समयांतराल में उसका कोण थीटा, मतलब कोणीय विस्थापन थीटा था, यानी इतना चला। तो यहाँ कुल कोण आप देखेंगे फाई प्लस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? फाई प्लस थीटा। उस स्थिति में आप जब निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे साइन थीटा प्लस फाई बराबर वाई अपॉन ए। ये वाई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस फाई।
ये मेन समीकरण है, इसको हम सरल आवर्त गति में विस्थापन का विस्तृत समीकरण कहते हैं, विस्तृत सूत्र कहते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा आपका a sin थीटा प्लस फाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सरल आवर्त गति में विस्थापन का सूत्र क्या है। y बराबर a sin थीटा प्लस फाई। ठीक, बहुत जगहों पर इसका प्रयोग होने वाला है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप निश्चिंत होकर पूछते रहिए, ताकि ऐसा न लगे कि मैं स्वयं का रिवीजन कर रहा हूं, आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा न लगे। ठीक है, आइए कुछ और चीजें समझते हैं। अब समझेंगे हम सरल आवर्त गति में कुछ परिभाषाएं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एसएचएम में कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना हमको जरूरी है। कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। कुछ टर्म्स क्या क्या होते हैं। पहला टर्म है आपका है आयाम। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि आयाम अभी आएगा, हमने चर्चा की थी। आयाम को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण माध्य स्थिति के किसी एक ओर जितना अधिकतम विस्थापित होता है, उस अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहते हैं? हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण अपनी माध्य स्थिति के किसी एक ओर अधिकतम जितना विस्थापित हो सकता है, उसे कण का एम्पलीट्यूड ए कहा जाता है। अब आप ए कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप समीकरण लिख रहे हैं y इक्वल टू कैपिटल ए साइन थीटा प्लस फाई, तो इस समीकरण से देखिए, या पहले स्मॉल मानते हैं। मान लीजिए आप कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, अभी तो हमने स्मॉल में लिखा है ना। आपने अभी समीकरण लिखा y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाई। आप परिभाषा क्या कहा हमने? सरल आवर्त गति करने वाले कण का एक और अधिकतम विस्थापन। अधिकतम क्या? विस्थापन। अगर अधिकतम विस्थापन निकालना है हमको, तो जाहिर सी बात है y का मान अधिकतम होना चाहिए। y का मान अधिकतम तभी होगा जब साइन थीटा प्लस फाई का मान अधिकतम हो जाए। और साइन थीटा प्लस फाई का मान अधिकतम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। साइन थीटा का वैल्यू 1 से अधिक हो ही नहीं सकती, कितने पे कोशिश कर लीजिए आप, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। ये y मैक्स है, और y मैक्स यानी बराबर a, और a को ही क्या कहते हैं? हम आयाम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आयाम। अब अगर आप समीकरण में, ये जो समीकरण में स्मॉल a लिखा है, कहीं a साइन थीटा प्लस फाई देख लें, तो समझिए a विस्थापन, मतलब अधिकतम विस्थापन है, इसी को आयाम कहते हैं। अगर स्मॉल a लिखा है तो इसको आयाम कहेंगे। ये a जो होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है विस्थापन की, इसे क्या कहते हैं हम लोग? आयाम कहते हैं, है ना। तो क्या होता है आयाम? दोलन करने वाले पिंड का साम्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जब हम वेग के रूप में कोई चीज देखते हैं, आपको ये बता दूं मैं, ये देखिए, जब वेग के रूप में कोई चीज देखते हैं, तो आप देखिए ये जो कण है, आप, ये साम्यावस्था है, माध्य स्थिति है। साम्यावस्था की स्थिति से ऊपर कितना तक गया है? जितना मैक्सिमम गया हो किसी एक ओर, ये वाला या ये वाला, इसे क्या कहेंगे हम? यही क्या कहा जाएगा? आपका आयाम। यही आपका आयाम होता है, ए एम्पलीट्यूड होता है। स्मॉल या कैपिटल, जो भी आप लिखना चाहें। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या परिभाषा हमारी है आयाम की बात? हमारी दूसरी परिभाषा है आवर्तकाल। ये भी आपको पता होगा पहले से, नहीं पता है तो यहां जान लीजिए। आवर्तकाल किसे कहते हैं? दोलन करने वाला कण, पिंड, एक चक्कर पूरा करने में, यहां से यहां, वापस यहां, फिर यहां, वापस यहां, दोलन करने वाला कण एक चक्कर पूरा करने में जितना अधिकतम समय लेता है, या जितना समय लेता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु एक चक्कर पूरा करने में, टू कंप्लीट वन रोटेशन,
एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल टी। अगर आवर्तकाल का सूत्र हमको निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए बड़ा आसान। आवर्तकाल टी बराबर हम कहते हैं, मान लेते हैं कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे चाल, यही तो होता है। दूरी यहां से यहां 2 पाई आर मान लेते हैं, 2 पाई ए, अगर त्रिज्या ए मानी है आपने तो 2 पाई ए हो जाएगा। चाल क्या होता है? बी होता है 2 पाई ए अपान बी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, या ए ओमेगा, या त्रिज्या ए मान रहे हैं, बार बार ए लिखिए। ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। टी बराबर क्या बचेगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। यहां से हम आवर्तकाल का सूत्र दे सकते हैं कि कोई कण यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, सॉरी सरल आवर्त गति कर रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा हो तो आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। क्लियर? आवर्तकाल के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा आवृत्ति। क्या आएगा? आवृत्ति। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना दोलन पूरा कर लेती है, कोई कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन पूरा कर लेती है, उसे ही आवृत्ति कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति जो होता है, अगर उसका सूत्र लिखना हो तो वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, n बराबर 1/t, और फॉर्मूला लिखना चाहे यहां से उल्टा हो जाएगा, ओमेगा अपान 2 पाई, n इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपका आवृत्ति हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग आवृत्ति के बाद? अच्छा, ये आवर्तकाल जो है इसका मात्रक क्या होता है पता है आपको? इसका मात्रक होता है सेकंड। समय ही है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज ऐसे लिखा जाता है, ये है ना, शॉर्ट में इसको HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। आवर्तकाल हो गया, सॉरी आयाम हो गया, आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गई। अब क्या इसका नंबर है? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आती है वो, उसको कहते हैं हम लोग कोणीय आवृत्ति। क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति। ये क्या होता है बच्चों? आवृत्ति देखा आपने? एक सेकंड में पूरा किए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब एक सेकंड में पूरा किए गए चक्करों की संख्या, अगर एक चक्कर लगा रहा है कोई कण, तो एक चक्कर में कितना कोण घूम जाएगा? एक चक्कर में कितना कोण घूमता है? 2 पाई। n चक्कर अगर लगा रहा है तो कितना हो जाएगा? n इंटू 2 पाई, है कि नहीं? n इंटू 2 पाई। यदि एक चक्कर घूमेगा तो 2 पाई चलेगा, n चक्कर घूमेगा 2 पाई इंटू n, और यही आपका क्या होता है? कोणीय आवृत्ति होता है। इसको क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति। इसको दिखाते हैं ओमेगा से, वही जो कोणीय वेग जिसे दिखाते हैं उसी से इसको भी दिखाते हैं। दोनों सेम ही होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई n। एक सेकंड में पूरा किए गए कितना कोण घूम गया, वो कितना टोटल कोण घूम गया, उसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और इसको दिखाते हैं किससे? ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n। ये आपका क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में मतलब पूरा किए गए कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय आवृत्ति कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर एक सेकंड में n चक्कर घूम रहा है तो चूंकि एक चक्कर में 2 पाई, n चक्कर में n गुणे 2 पाई, ठीक, ओमेगा इक्वल टू 2n पाई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारी आ रही है, उसको हम लोग कहते हैं कला। क्या कहते हैं? कला। कला यानी कि फेज। फेज ये क्या होता है बच्चों? कला यानी कि फेज किसे कहते हैं? फेज क्या होता है समझिए इस चीज को। कला दोलन गति में, ऑसिलेशन में वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण, किसी समय पर
दोलन करने वाली वस्तु का विस्थापन एवं उसकी दिशा को व्यक्त करती है। अभी कण यहां पर है, मान लीजिए खाली कण आपको यहां दिखा दिया गया, आप कैसे समझ पाएंगे कि कण ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है? कौन बताएगा आपको? एक भौतिक राशि है जो बताएगी, और उसका नाम क्या है? कला। कला वास्तव में जो आपका ये समीकरण है y इक्वल टू स्मॉल ए लिख रहे थे ना, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस ओमेगा टी प्लस फाइव ये जो कोण है, यही कोण ही कला है एक्चुअली। तो ये जो एंगल होता है विस्थापन समीकरण में, उस विस्थापन समीकरण में साइन का जो एंगल यही कोण होता है, वही क्या होता है? कला होता है। कला कौन सी भौतिक राशि है? कला वह भौतिक राशि है जो दोलन करने वाली वस्तु का किसी क्षण विस्थापन और उसकी दिशा दिखाती है। विस्थापन का मतलब स्थिति दिखाता है, विस्थापन y का मान नहीं बताएगा, वो विस्थापन या स्थिति दिखाएगा और उसकी दिशा को व्यक्त करेगा कि कहां पर होगा इस समय। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए आप, तो आपको समझ में आएगा। अगर कोण का मान लीजिए, कोण का मान π/2 है, π/2 सपोज कीजिए, इस पूरे कोण का मान कितना है? कला का मान π/2 है, तो साइन π/2 हो गया। साइन π/2 का मान कितना होता है? 1, यानी कि y बराबर कितना आएगा? a आएगा। तो आप समझ जाएंगे कण अधिकतम विस्थापन पर होगा, यहां पर होगा ना। मान लीजिए ओमेगा टी का मान, ये जो कला आपका है उसका मान पाई है, कितना है? पाई। अगर इसका मान पाई है तो साइन पाई का मान कितना होता है? साइन 180 का मान कितना होता है? 0। तो साइन 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी विस्थापन y का मान कितना हो जाएगा? 0। आप समझ जाइए कण वापस अपने विस्थापन यानी कि यहां पर होगा जहां उसका विस्थापन 0 है। अगर कला का मान कुछ और मान लेते हैं, मान लेते 270 हो, या आप कह सकते 3π/2 हो, 270 हो, तो आप जानते हैं कि साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जाहिर सी बात है कण कहां होगा? विस्थापन उल्टी दिशा में होगा, मैक्सिमम होगा, इस तरफ आएगा आपका। आप इस कोण का मान, इस कला का मान कुछ भी रखिए, वो बता देगा कि आपका कण किस पोजीशन पर होगा। इसीलिए कला बहुत महत्वपूर्ण राशि है क्या कला? कला वह भौतिक राशि है जो दोलन करने वाले पिंड का किसी क्षण, किसी समय पर विस्थापन और उसका दिशा बताता है कि कण किस तरफ गति कर रहा होगा, किस तरफ है, अभी ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, कि मतलब किस दिशा में जा रहा है वो। क्लियर? चलिए यहां तक आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।